सफर बाकी इसके लिए कि यहाँ पर जो मित्तल में जो कर रहा है जितेंद्र के ऊपर वोट मांगने के लिए इसकी हिम्मत नहीं है। ये विकास नहीं मांग सकता क्योंकि इसने विकास किया ही नहीं। देख सकते कि हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो फिलहाल के कैंडिडेट सैफ पठान है, फिर आप देखिए ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अनगिनत, जिनके नाम में गिना सकते। यहूदी है मुकम्मल है वो मुसलमान भाइयों को आखिरी वक्त में भी उसने हमारे कीचड़ के पानी में सुलाने का काम किया। सही में अगर वो मुसलमानों के हमदर्द, सईद अली भाई साहब के लिए उनको पर्चा भराना चाहिए। सईद अली भाई साहब के लिए उनको पर्चा भराना चाहिए। जितेंद्र रावत ने इतना बहुत बड़ा मन बताया है सईद अली भाई साहब के लिए मुसलमान, तो मैं समझता हूँ कि आप नजीब भाई का फॉर्म वापस में अभी आ रहा है। सफर बाकी है, तो सफर बाकी काय के लिए मालूम है? इसके लिए कि यहाँ पर जो मित्तल में जो बिल्डर की दलाली कर रहा है, दलाली में जो उसको दलाली मिलती है, एक दलाल जो रहता है ना, हमारे करता है, एजेंट रहता है, तो उसको तो भी सम्मान रहता है। सर, कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें नजीबुल्लाह जी आपके घर के पास नजर आए थे, तभी हवा उड़ी कि आप उनको समर्थन देने वाले हैं, और कल आप दोनों ने साथ में बैठ दिए जिसमें आपने कहा कि आप नजीबुल्लाह जी को समर्थन दे रहे हैं, तो कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक गलत है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। ये बात पूरी सही है कि मैं नजीबुल्लाह साहब को समर्थन दे रहा हूँ और यहाँ से भविष्य में वो आमदार रहेंगे, क्योंकि क्या है कि पिछले 15 साल में हमने जो सहा है मुमरा वालों ने, खास करके कलवा मुमरा वालों ने सहा है, और खास करके मुमरा वालों ने जो सहा है उसके लिए इस बार बदलाव, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन ही विकास की नांदी बोलते हैं हमारे में, ऐसा बोलते हैं कि परिवर्तन जब होता है तो ही विकास होता है। तो इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है और इस बार परिवर्तन के लिए हमारे मुमरा वालों ने कमर कस लिए। और उसके साथ में क्या है कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी लड़ाई में था जब महायुति का फॉर्मूला 153 बीजेपी, 81 शिवसेना और 54 एनसीपी अजित दादा पवार गठ, तो ये फॉर्मूला तय हुआ था। और उसके बावजूद शिंदे साहब ने अजित दादा से भी ये बात कही थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जितेंद्र रावत को अच्छा ये कर सकता है, टप दे सकता है। उसके लिए वो 2009 में भी लड़ा था और इस बार उसको लड़ाई में बहुत अच्छा स्कोप है। तो अजित दादा ने शिंदे साहब को कहा कि ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो कैंडिडेट है, महायुति का जो धर्म है, महायुति में ये जो सीट है, यहाँ पर जो राष्ट्रवादी का जो सिटिंग एमएलए था, तो वो महायुति के धर्म के हिसाब से वो राष्ट्रवादी को जाएंगे। तो इसके बावजूद भी फिर भी अजित दादा से उन्होंने कहा कि आप दूसरी कहीं सीट के लिए ये करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये बात करेंगे। तो अजित दादा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको नजीबुल्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इस सीट के लिए नजीबुल्लाह को ये किया। और जिस दिन नजीबुल्लाह का जिस शाम को ये डिक्लेयर हुआ, उनको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुआ, उस दिन मैंने उनको फ़ोन करके उनको बधाई दी और उनको कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक। और ठीक है, शिंदे साहब तो हमको कहेंगे कि महायुति का पालन करना है हमको, महायुति में जो हम है तो हमारे महायुति का जो कैंडिडेट रहेगा उसका काम करने का। उसके बावजूद भी दूसरे दिन नजीब भाई मेरे घर पे आए उन्होंने, और खाने का वक्त था, हमारी मैडम ने उनको खाने का रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा खाना खाए और हमने उनको जबान दे दिया। उनको कहा कि आज के पल से हम आपके साथ में, शिंदे साहब का कहना है, शिंदे साहब कहेंगे ही हमको कि नजीब भाई को सपोर्ट करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको कहते, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि मुमरा में जो 15 साल में हम लोग ने सहा है उसके लिए हम लोग एक नजीब भाई एक अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट, एक निगेटिव के सामने एक पॉजिटिव कैंडिडेट आया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 15 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ओछी राजनीति करने का काम किया। अगर तुम मेरे साथ में है तो तुम्हारा मैं कुछ भला नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ है तो तुमको मैं तड़ीपार करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो रफीक कामदार है, हमारे एमआईएम के यहाँ के फिलहाल के कैंडिडेट सैफ पठान है, फिर आप देखेंगे राजू अंसारी, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अनगिनत, जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ कि वो यहूदी है। क्यों यहूदी है? क्योंकि वो जितेंद्र रावत खुद को कहता है कि मुसलमानों का मैं हमदर्द हूँ, लेकिन फिर रफीक कामदार, सैफ पठान, राजू अंसारी और बहुत सारे जो ऐसे नाम मैं बोलने वाला हूँ, वो यहूदी, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो अगर वो मुसलमान नहीं थे, वो यहूदी थे, इसके लिए उनको तड़ीपार किया ना आपने। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन को रिलोकेट किधर किया?
स्लॉटर हाउस की जगह पे, और स्लॉटर हाउस कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल के पीछे। तो ये सब चीजें है ना, ये चीजें सिर्फ ये अपना घर भरने के लिए ये आमदार ने किया। और मैं समझता हूँ कि हर एक जो मुसलमान है, जो जिसका ईमान मुकम्मल है, वो मुसलमान है, वो जो मुसलमान है उनको हर आखिरी वक्त में अपने को कब्र में वो सुकून चाहता है। लेकिन हमारे आमदार ने हमारे मुसलमान भाइयों को आखिरी वक्त में भी उसने हमारे भाइयों को कीचड़ के पानी में सुलाने का काम किया। उसके लिए यहाँ की जनता अब उनको नहीं बख्शेंगी। उनको इस बार अपना बोझा बिस्तरा बांध के थाना जाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। 12 साल में अवार्ड साहब की हाँ। किताब में जितने काम थे, हाँ। अवार्ड साहब कह रहे हैं कि मैंने पूरा कर चुका। आप पहले तो बुक आया था 2009 में, संघर्ष आया था, फिर बाद में उसके बाद में उड़ान आया था। आप फिर बाद में अभी आ रहा है सफर बाकी है। सफर बाकी है, तो सफर बाकी काय के लिए मालूम है क्या? सफर बाकी इसके लिए कि यहाँ पर जो मित्तल में जो बिल्डर की दलाली कर रहा है जितेंद्र आव्हाड, वो दलाली में जो उसको दलाली मिलती है, एक दलाल जो रहता है ना हमारे रूम बीम का जो ये करता है, एजेंट रहता है, तो उसको तो भी सम्मान रहता है। लेकिन ये जो दलाली करता है ना, ये दलाली में बिल्डर की दलाली करता है। तो इसके लिए ये जो बाकी है ना कुछ प्लॉट उसमें, तो उसके लिए उसको उसका कहना है कि सफर अभी बाकी है। आप उसकी हर किताब उठा के देख लीजिए, उड़ान उठा के देख लीजिए, या फिर वो संघर्ष उठा के देख लीजिए कि उसके इसमें का एक भी काम नहीं हुआ है। ये जो लाया है ना क्या बोलते हैं, अपना स्टेडियम मैं लाया हूँ। 2005 में मैंने इसकी नींव रखी थी। आपका कहना 90% काम हो गया, 10% बाकी। कौन सा 90%? 10% भी काम नहीं हुआ है। अभी इतने सालों में कभी कोई राज्य शासन का एक नुमाइंदा रहता है, उसको राज्य शासन से यहाँ पर बहुत सारी निधि का ये मिलता है। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर उसने एक भी बताया, चैलेंज किया, तो मैं अपनी राजनीति करियर का उसके दाव में लगा दूंगा, उसके फेवर में लगा दूंगा। उसने कहने का कि आमदार निधि का मैंने ये काम किया है, तो मैं उसके साथ में होके चले जाऊंगा कि तूने किया है ना, तो तेरे साथ में हूँ, तू क्या किया तेरे साथ में हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी विकास करता है उसको जात पात की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पोजीशन वाले ये भी हवा उड़ा रहे हैं कि आपने टिकट पीछे करने के लिए कुछ डिमांड थी, लाइक 2 CR रुपीज एंड एक रेंज रोवर। तो ये बात कहाँ तक सही थी? और अभी क्या 10 मुंह 10 बातें है ना। अभी तो मैं बोलूंगा कि जितेंद्र आव्हाड अभी भी मेरे को फोन करके बोल रहा है, जितेंद्र आव्हाड ने उसके नुमाइंदे, उसके जो चाहने वाले, वो अभी भी मेरे को बोलते हैं कि दादा आप गलत जगह जा रहे। मैं बोला मैं गलत जगह नहीं, तुम लोग गलत जगह पे हो, अभी तो सुधरो। तो वो मेरे को बोलते हैं कि तुम बोलो क्या मांगता है। अरे मैं बोला जितेंद्र आव्हाड ने मेरे को 2014 में भी 2.5 कोटी का, उस वक्त 2.5 कोटी का ऑफर दिया था, और उस वक्त में इतना ये भी नहीं था। लेकिन 2.5 कोटी का ऑफर देने के बावजूद दशरथ पाटिल के खिलाफ उन्होंने मेरे को बोला था कि तू घर पे बैठ, बाकी कुछ मत कर, नहीं तो फौरन चले जा तू और बीबी, तेरे को 2.5 कोटी देता हूं। 10 दिन मेरे घर के नीचे लोग खड़े थे। मैंने उसको एक ही कहा, दशरथ पाटिल का जो भतीजा है जगदीश पाटिल, मैंने उसको जबान दिया है कि मैं तेरा तन मन धन से काम करूंगा, और उसके लिए तू मेरे को इसके बाद में फोन नहीं करना। मैं तेरा काम करने के लिए कभी जिंदगी में नहीं सोचूंगा। जब आपने उनके अगेंस्ट में पहला इलेक्शन लड़ा था, तब उन्होंने लोगों को ये कहकर बांटा था कि आप शिवसेना के साथ है, वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद में हमला करवाया या जिसने क्रेडिट लिया। आज वो ये कहकर काट रहे हैं कि आप बीजेपी साथ है इन लोगों के, तो इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिसगाइड कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अभी क्या है कि अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मिसगाइड करके, ये अफवाहें फैला के, ये दादागिरी करके, ये जो करता है ना, यही कर सकता है, दूसरा कुछ कर नहीं सकता। विकास के ऊपर वोट मांगने के लिए इसकी हिम्मत नहीं है। ये विकास के ऊपर वोट क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि इसने विकास किया ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि 2009 में उन्होंने शिवसेना जातिवादी पार्टी है, उसको वोट देंगे, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया ऐसा कह के वो जीत के आया, झूठ बोल के जीत के आया, नैरेटिव फैला के जीत के आया। उसके बाद में 2024 में जो ये नैरेटिव, जो संसद का जो नैरेटिव था, मैंने वरिष्ठों से बीच में, हमारे वर्षा पे शिंदे साहब के यहाँ पर मीटिंग थी, तो मैंने कहा था इस देश में अगर कोई नैरेटिव फैलाता है तो है जितेंद्र आव्हाड। उसने 2024 में लोकसभा इलेक्शन में भी नैरेटिव फैला था कि बीजेपी संविधान बदलेगी। लेकिन संविधान बदलने के लिए मैंने जिस दिन वो भाषण किया था कि संविधान बदलेगी,
ये नैरेटिव फैलाने के लिए। तो उसी दिन मैंने इस हमारे जो वकील है उनसे बात करके इन नैरेटिव के बारे में मैंने कहा था कि ये इंदिरा गांधी ने ऐसा संविधान बदलने की उस वक्त कोशिश की थी, लेकिन उसको फिर से इलेक्शन को सामना करना पड़ा था। तो ऐसा नैरेटिव फैलाने में जितेंद्र रावत उस्ताद है, और झूठ बात करने में सबसे बड़ा, क्योंकि उसके घर पे जब मैं बैठा था उसने मुझे बुलाया था कि मेरे को तो साथ दे, तो मैंने उसको कहा था तू झूठा है एक नंबर का, ऐसा सामने ही बोला था उसको। तो झूठा है तू, तेरे को इसके आगे कभी साथ नहीं दूंगा। और ये बार भी वो नैरेटिव फैला रहा है कि बीजेपी आएगी तो मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि बीजेपी से डरेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 2009 में वो नैरेटिव फैला के वो झूठ बोल के चुन के आया था, शिवसेना जातिवादी पार्टी है, लेकिन 2019 में वही शिवसेना के गोद में जाके बैठा मंत्री पद के लिए, तभी शिवसेना जातिवादी नहीं थी क्या? ये सवाल मुमरा वालों ने और खास करके कलवा वालों ने पूछना चाहिए जितेंद्र रावत को। तो आप शिवसेना जब जातिवादी पार्टी है तो आप उस पार्टी के साथ क्यों जुड़ जाते? अगर देखने जाओ तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों को हमारे को अभिमान है, तो जब अभी बाबरी मस्जिद गिराने वाले का तुम्हारे को अभिमान है, फिर जितेंद्र रावत उनके साथ में क्यों है? क्यों उनके वोटों के लिए मगजमारी कर रहा है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उमरा वाले से खास करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इस बार ईमान वाला है, ईमान वाले को साथ दो। और नजीब मुल्ला एक अच्छा कैंडिडेट है और एक बहुत पॉजिटिव कैंडिडेट है, जितेंद्र रावत से कई गुना एक अच्छा कैंडिडेट है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुमरा से लोग जब महापालिका में नजीब मुल्ला के ऑफिस में जाते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर काम करके लेते थे, लेकिन उन्होंने जितेंद्र रावत के जैसा कभी किसी से मांगनी नहीं किया। तो ऐसा जितेंद्र रावत के विरोध में एक अच्छा बहुत मजबूत तगड़ा कैंडिडेट है। जितेंद्र रावत की हवा टाइट हो गई है, और उसके लिए मैं सभी हमारे मुमरा कलवा वासियों को एक ही बात कहूंगा कि जात न पात पर मोहर लगाओ घड़ियाल पर।